हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है रेत, तहरीर नंबर 2578। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। हाथों में हाथ लिए नरम गीली रेत पर अपने कदमों के निशान बनाते वो आगे और आगे बढ़ते गए। हर कुछ कदम चलने के बाद एक लहर आके वो निशान मिटा जाती थी। हाथों में हाथ लिए नरम गीली रेत पर अपने कदमों के निशान बनाते वो आगे और आगे बढ़ते गए। हर कुछ कदम चलने के बाद एक लहर आके वो निशान मिटा जाती थी जो पीछे छोड़ आए थे। अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि इसकी अटकलियाँ शोखियाँ शोहर को लभाती थी, मगर सास नंदों को सब छिछोरापन लगता था। इसीलिए शोहर नामदार सब घर वालों के सामने चेहरे पे मुस्कुराहट भी न लाते। अपने कमरे में जाने की जुर्रत इस वक्त तक न होती जब तक सास अपने तख्त पर पानदान समेट कर लेटने की तैयारी शुरू न करती। वो दिन भर की थकी इंतज़ार की सूली पर लटकी इनके कमरे में आने से पहले ही हर शौखी और अटखेली एक एक करके मांदित पड़ जा रही थी। कभी खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो रात में शौहर के मूड से अंदाज़ा होता है कि खाना घर वालों को हजम नहीं हुआ। कभी चाय की प्याली ऊपर से पकड़कर आगे बढ़ा दी तो चाय समेत प्याली कमरे से बाहर। अमल के शुरू के दिन और ससुराल की दावत अगर काम करने में सुस्ती करती तो रात में शौहर का मिजाज दिन में होने वाले हालात का पता देते थे। ससुराल में भी कोई एक दो अफराद पर मुहित न था, पूरी पलटन थी, और जब शौहर की हमायत न हो तो औरत पूरे गाँव की जोरू बन जाती है। ससुराल और मायका को अगर जन्नत और जहन्नम से तशबीह दी जाए तो शायद कुछ गलत ना होगा। खैर, शादी के बाद हर गुजरता दिन शादी का खुमार उतारता गया। फूल सी लड़की शौहर को अपना बनाते बनाते अपना आप कहीं खो आई थी। सब बर्दाश्त था, दिन रात की मशक्कत, ऊपर तले बच्चों की पैदाइश, सालों में मेके का रुख, अपने बहन भाइयों के सामने अपने शौहर का भरम बरकरार रखते हुए अब वो एक औरत हो गई थी। कहते हैं जब तक माँ बाप का दम हो तब तक ही मेका रहता है। भाई की शादियाँ होने पर अपने माँ बाप का घर बेगाना सा लगने लगता है। शादीशुदा औरत चाहते हुए भी मेके जाकर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती। अपनी माँ की जवानी में उसे कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई, लेकिन अब माँ ज़ईफ़ी की तरफ बढ़ रही थी। वो जब भी अपनी बूढ़ी सास की खिदमत करती इसको अपनी माँ से शिद्दत से याद आती। अब सास भी काफ़ी ज़ईफ़ और बीमार रहने लगी थी। खाना पीना सब बिस्तर पर आ गया था। इसने अपनी सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शौहर तो थे ही अपनी माँ के फरमाबरदार, लिहाजा वो खुद भी इस नेकी में पेश पेश रहते और अपने बच्चों को भी तलकीन करते। सास काफ़ी अरसे बिस्तर पर रहीं। जो पलटन वो इसकी नई शादी के दिनों में जमा रखकर खुश होती थी, आज बिस्तरे मर्द पर इन्हीं चेहरों को देखने को तरस रही थी। इसी दौरान वो इस दुनिया से रुखसत हुई। पीछे रह जाने वालों में अगर कोई उदास था तो वो इसके बच्चे, जिन्होंने आखिरी वक्त में जियो जान से खिदमत की थी। काफ़ी अरसे बाद मेके का चक्कर लगा। सब बहन भाई भाभियाँ एक दस्तरख्वां पर जमा थे। अपनी माँ की जानिब नज़र पड़ी तो महसूस किया कि वो खाना रग़बत से नहीं खा रही। भाभी के सामने पूछना मुनासिब नहीं लगा। रात पलंग पर अपनी माँ को बगल में बचपन की तरह घुसकर लेट गई और इनके हाथ अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। माँ भी सर से हिलाने लगी। धीमे से पूछा, अम्मी आपकी तबीयत ठीक है? माँ फिर माँ होती है। कह दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, बस ज़्यादा मिर्च मसाला अब खाया नहीं जाता। वो बोली, आप दलिया पकवा लिया कीजिए। माँ चुप सी हो गई। शायद इनकी चुप में ही जवाब था। इसने भी पलट कर सवाल नहीं किया। कुछ दिन रह के वो अपने घर को होली। अलविदाई नजरों से दरो दीवार को देखा। इस बार वापस जाते हुए इसका दिल बहुत उदास था। गाहे बगाहे वो अपनी माँ की खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। इसकी माँ की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो चाहते हुए भी अपनी माँ के पास नहीं जा पा रही थी। बच्चों का स्कूल, शौहर का ऑफिस, घर की जिम्मेदारी, बस दिल था जो माँ के पास अटका रहता था। माँ का घर करीब होता तो शायद दिन में 10 चक्कर लगा लेती, कभी कुछ पका कर ले जाती, मगर अफसोस घरों के बीच बहुत फासला था। कुछ फासला दिलों में भी था, वरना तो कुछ दिन रह आती। वो अक्सर तड़प कर ये सोचती कि काश वो अपनी माँ को अपने घर ले आती, इनकी खिदमत दिल भर करती। घर पे माँ के पास होता ही कौन था। सब भाई दिन भर अपने कामों पर होते। रात गए अगर माँ के पास हाजिरी लगाते और अपने अपने कमरों में दरवाजे की कुटियाँ चाहकर सो जाते। दिन में भाभियाँ वक्त पर खाना देने को बहुत खिदमत समझती। 2 घड़ी बैठकर मजाज पुरसी का वक्त नहीं होता था इनके पास। भाई का सुबह ही सुबह फ़ोन आया, माँ आज गिर गई हैं, इन्हें देखने आ जाना, और समझाना भी कि आधी रात में अकेले वॉशरूम के लिए क्यों जाती हैं, किसी को आवाज़ दे लिया करें। भाई की ये बात कितनी अहमकाना थी। जब सभी कमरे बंद करके सो जाएंगे तो आवाज़ दी भी तो हो तो किसी ने कहाँ सुनी होगी। ये सोचकर बेतहाशा रोई और इसने फैसला किया कि अब कि वो अपनी ज़ईफ़ माँ को अपने साथ लेकर आएगी। बड़ी भाभी इसकी ख्वाहिश सुनकर चीख पड़ी, क्या पागल हो गई हो? दुनिया क्या कहेगी? हम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते जो बेटी के घर भेज दिया? छोटी भाभी कैसे चुप रहती, तनाती हुई आई और इसे हाथ से एक तरफ बिठाया और बोली, देखो बीबी, अपने घर तक महदूद रहो। आओ बैठो, हाल अहवाल पूछो, कुछ खिदमत करना चाहो तो करो, और फिर अपने घर की राह लो। हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ाया करो।
ہم بال بچے دار ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہم نے اپنی بچیاں بھی آنی ہیں، ان کے سسرال کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا؟ بڑی بھابھی اپنے شوہر کو گھورتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی، اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے ہیں کہ داماد کے ٹکڑوں پر چھوڑ دے ماں کو۔ تمہیں آنا ہے 100 مرتبہ آؤ، لیکن ماں کو ساتھ لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائیوں نے اپنی بیویوں کے تیور دیکھے تو گھر کا ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے بات کو یہی ختم کروا دیا۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس رکی، باورچی خانے میں 2-4 کھانے اپنی ماں کے لیے بنا کر رکھ دیے، رات میں ان کی ٹانگیں دبائیں، گرم تیل سے مالش کی، بیچ رات میں ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل گئی تو ایک دفعہ انہیں بیت الخلاء لے کر گئی۔ اگلے دن شام کو واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی شوہر کا سوجا منہ دیکھنے کو ملا۔ چونکہ اس مرتبہ جلدی میں تھی سو کچھ پکا کر نہ جا سکی، کھانا نہیں ملا تو شوہر صاحب منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ رات بستر پر لیٹی تو دل بہت اداس اور پریشان تھا۔ کتنی بے بس ہے عورت، چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ کاش ایسا کوئی قانون ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ بیٹیوں کے پاس آ جاتے، کاش وہ انہیں اپنے پاس لا سکتی۔ یہ سوچ اور اس کے آنسو کی دھارا بہتے چلے گئے۔ وہ کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اسے آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ صبح بھائی نے ماں کے انتقال کی خبر دی۔ ماں رات واش روم میں گر گئیں، واش روم بیسن سے بری طرح سر ٹکرانے پر وہ وہیں گر گئی، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب ان کے کمرے میں گئی تو انہیں کمرے میں نہ پا کر انہیں واش روم میں مردہ حالت میں پایا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئی، اس پر وحشت طاری ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سمیت اس پورے معاشرے کا منہ نوچ لے۔ کاش کاش وہ ایسا کر پاتی، اس بے حس معاشرے کو چیخ چیخ کر بتاتی کہ اس کی ماں کی موت ایک قتل ہے، جس کا ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے۔ جو بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو بیٹی کے گھر رہنا گناہ سمجھتا ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روئی۔ اسے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا، یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ لمحہ فکر یہ ہے۔ آنسو کی ایک لہر اس کی زندگی کے دکھ بھرے نقوش اپنے ساتھ بہا لے گئی، جیسے لہریں دبی ریت پر اس کے نقش پا۔ ریت جو افسانہ ہے وہ ایک جذباتی اور فکری جو ہے وہ افسانہ ہے، جو انسانی رشتوں کی نزاکت کو بیان کرتا ہے۔ یہ افسانہ یا ناول زندگی کی تلخیوں، محبت کی ناکامیوں اور معاشرتی دباؤ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے افسانے یا ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔